हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी की कार्यपालिका, जो कि आपके सिविक्स का चैप्टर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो आइए हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी पहले होती क्या है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी कहते किसको है। तो सीधे शब्दों में समझिए कि सत्ता का मतलब होता है पावर। ठीक है, पावर। और साझेदारी का मतलब होता है बांटना। तो पावर को बाँट देना। तो अब यहाँ पे एक बात आता है कि कोई भी चीज़ को हम बाँट देंगे तो वो तो कम हो जाएगा, तो ये बढ़िया कैसे बात है? सत्ता की साझेदारी बाँटना अच्छा कैसे है? ठीक है? इसको हम जानेंगे, इससे पहले जान लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का मतलब है शासन की शक्तियों और जिम्मेदारियों को अलग-अलग संस्थाओं और समूहों में बाँटना। ठीक है? मतलब नहीं समझ में आया? 1 मिनट बस रुक जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो समझिए कि एक क्रिकेट टीम है, ठीक है? उसमें एक कैप्टन होता है, 4-5 बैट्समैन होते हैं, 4-5 बॉलर होता है और 1-2 ऑलराउंडर होते हैं, मतलब सब मिला के कुल 11 टीम होती है, ठीक है? अब मान लीजिए कि उसका जो कैप्टन है, सारा काम वही करे। पहले बैटिंग भी वही जाए, बॉलिंग भी वही करे और मतलब जितना भी काम है सब वही करे, अकेले करे। तो क्या टीम चल पाएगी? और खिलाड़ी अगले मैच में आएँगे खेलने कभी भी? नहीं आएँगे। उनको लगेगा कि सारा काम यही कर रहा है, ये अपना मनमानी कर रहा है, कैप्टन है तो। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर हम सत्ता को नहीं बाँटते, मतलब पावर को नहीं बाँटते हैं, तो क्या होगा? एक आदमी का मनमानी हो जाएगा। ठीक है? तो सत्ता की साझेदारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पावर को बाँटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, पावर अब बाँटेंगे कहाँ? तो पावर को बाँटा जाता है अलग-अलग संस्थाओं में, मतलब अलग-अलग संस्था को, पार्टी को और अलग-अलग समूह में, ठीक है? अलग-अलग ग्रुप में बाँटा जाता है, ठीक है? यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? अब समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि होता क्या है। अब इसको बाँटना ज़रूरी क्यों है? चलिए ठीक है सर, आप बता दिए कि सत्ता की साझेदारी होता है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये ज़रूरी काहे है भाई? सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता को बाँटना, पावर को बाँटना ज़रूरी काहे है? एकरा से फ़ायदा का होगा? तो सबसे पहला फ़ायदा हम आपको बताते हैं कि इसमें जो पहला चीज़ है, वो होता है कि सामाजिक संघर्ष अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता लाने का कारगर तरीका है। नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे जो मान लीजिए कि हम पावर को नहीं बाँटते हैं, ठीक है? पावर को नहीं बाँटते, एक ही आदमी के पास पावर रहता है, सत्ता की साझेदारी नहीं करते हैं, मतलब कि पावर को हम किसी और के साथ नहीं बाँटते, एक ही आदमी के पास पावर है। होगा क्या? वो अपना मनमानी करेगा। अभी जैसे हम आपको एग्ज़ाम्पल लेके बताएँ कि क्रिकेट टीम, उसमें क्या होगा कि मनमानी करेगा, बाद में क्या होगा, ऐसे खिलाड़ी उससे गुस्सा होंगे, लड़ाई-झगड़ा होगा, हिंसा होगा, ठीक है? अब हिंसा होगा तो क्या वो टीम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, कुछ समय के बाद टीम क्या होगा? खत्म हो जाएगा। सेम वही केस है कि अगर सत्ता की साझेदारी हम नहीं करते हैं, तो हिंसा होगा, मतलब लड़ाई-झगड़ा होगा और राजनीतिक अस्थिरता भी आ जाएगा। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब क्या होता है कि जो देश में डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो भी खतरा में पड़ सकता है, ठीक है? अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं नेपाल का, ठीक है? तो इसलिए जो सत्ता की साझेदारी है, राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए, सही से चलाने के लिए किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, एकदम बात क्लियर है अच्छे से? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि जो बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को दूसरों पर थोपना थोड़े समय के लिए तो फ़ायदेमंद लग सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे राष्ट्र की एकता को खतरा हो सकता है। मतलब मान लेते हैं कि एक देश है, ठीक है? उसमें 80% लोग हिंदी बोलने वाले लोग रह रहे हैं और 20% जो लोग हैं, वो मान लीजिए कि उर्दू बोलने वाले लोग रह रहे हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि हिंदी बोलने वाले लोग तो ज़्यादा हैं, तो जो बहुसंख्यक समुदाय है, उस अगर सारा रूल उसी के हिसाब से बनने लगे, तो क्या होगा कि जो 20% जो अल्पसंख्यक है, उन पे सारा रूल थोपाएगा। मतलब उनको मान लीजिए बहुसंख्यक हिंदी में है, तो हिंदी का स्कूल बनाया जाएगा। अब उर्दू वाले हिंदी के स्कूल में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो पढ़ना उर्दू है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या होगा कि उस पे थोपा जाएगा और थोड़ा समय के लिए तो आप ज़बरदस्ती वो सब काम कर सकते हैं,
ठीक है ना? थोड़ा समय के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद जो है ना, जो छोटा-सा घाव भी बहुत बड़ा बन जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? वो बर्दाश्त करते एक बार हिंसा में बदल जाएगा। इसलिए जो बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा है, उसको लेके सबको मिला के उन लोग में भी पावर दे के, उन लोग के हिसाब से भी चल के हमको क्या करना होता है, सत्ता की साझेदारी करना होता है। मतलब उन लोग को भी पावर देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम बहुसंख्यक हैं, माने हम बहुत सारा संख्या में हैं, तो सारा पावर हम ही रख लेंगे। बात समझ में आया ना? तो वही चीज़ है कि अल्पसंख्यकों को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है? सत्ता की साझेदारी में मतलब पावर में हिस्सा उनको भी मिलना चाहिए। तीसरा फ़ायदा इसका क्या है कि बहुसंख्यकों का तानाशाही रवैया जो है, सिर्फ़ अल्पसंख्यकों के लिए ही दमनकारी नहीं होता, ठीक है? बल्कि इसका नुकसान बहुसंख्यक समुदाय को भी उठाना पड़ता है। मतलब जैसे देखिए, मान लीजिए कि अब यहाँ जो हम आपको एग्ज़ाम्पल बताए कि 80% हिंदी बोलने वाले लोग हैं और 20% उर्दू बोलने वाले लोग, ठीक है? एक देश है वहाँ पे 80% हिंदी और 20% उर्दू बोलने वाले लोग हैं। अब मानिए कि दोनों की ये जो है क्या बोलते हैं, सारा रूल जो है बहुसंख्यक लोग ही बना रहे हैं, ठीक है? सब कुछ बहुसंख्यक लोग ही कर रहे हैं, सारा का सारा चीज़, ठीक है? सारा रूल बन रहा है, सारा काम हो रहा है बहुसंख्यक के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है उनको, जो अल्पसंख्यक है, उनको क्या लगेगा कि हम देश से अलग हैं, ठीक है? देश से अलग है, वो लोग विरोध करना स्टार्ट करेंगे, इसी में लड़ाई होगा। तो इससे होगा क्या कि सिर्फ़ अल्पसंख्यक को ही नुकसान नहीं है, नुकसान होगा बहुसंख्यक को भी। मतलब मान लीजिए एक बहुत मजबूत आदमी है, ठीक है? और एक कमज़ोर आदमी है। तो मजबूत आदमी, कमज़ोर आदमी में लड़ाई हुआ। अब मजबूत जो आदमी है वो कमज़ोर आदमी को मारेगा, ठीक है, कोई बात नहीं मारेगा। मान लीजिए कि वो 4 मुक्का मारा तो इधर से कमज़ोर आदमी भी तो 1 मुक्का मारेगा ना, तो इसमें घाटा किसका हुआ? दोनों का ना हुआ। तो वही चीज़ बताया गया है कि बहुसंख्यकों का तानाशाही जो रवैया है, जो अपने मतलब सारा रूल अपने लिए बनाते हैं, ये जो रवैया है, अल्पसंख्यक के लिए दमनकारी नहीं होता। कभी-कभी बहुसंख्यक लोग को भी नुकसान होता है। मतलब 1 मुक्का आपको भी गिर सकता है, आपको भी नुकसान हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब आते हैं इसके नैतिक कारण की तरफ। मतलब कि ये सब तो था कि समझदारी भरा काम है कि सत्ता की साझेदारी इस की वजह से कर देते हैं। अब सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। नैतिक कारण में सबसे पहला पॉइंट है कि सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है आत्मा, कैसे है? मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि हम लोकतंत्र में हैं, ठीक है? समझिएगा एकदम अच्छे से। मान रहे हैं कि हम बोल रहे हैं लोकतंत्र में है, जनता का पूरा शासन चलता है, जनता के लिए शासन चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल देके हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, एकदम मतलब बढ़िया किस्म के आदमी है, एकदम बढ़िया आदमी है, सज्जन व्यक्ति हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि उधर जाके चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, मतलब सारा जितना भी इल्लीगल काम है सब कर रहे हैं। अब सामने तो हम दिखा रहे हैं कि हम हैं बढ़िया आदमी, लेकिन पीछे कर क्या रहे हैं? सारा उल्टा काम। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या हम यहाँ पे दिखा पाएँगे कि हम अच्छे आदमी हैं? नहीं ना। वैसे ही अगर जो लोकतंत्र है, उसमें अगर सत्ता की साझेदारी हम नहीं करते हैं, तो लोकतंत्र लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। पावर को अगर नहीं बाँटेंगे, सब पावर एक-एकों के पास रहेगा तो होगा, खाली बस दिखावा का लोकतंत्र रहेगा। इसलिए जो सत्ता की साझेदारी है, उसको क्या कहा जाता है? लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। बात क्लियर हो गया एकदम अच्छे से कि अगर सत्ता की साझेदारी है, तभी लोकतंत्र है, अगर सत्ता की साझेदारी नहीं है, तो दिखावा का सिर्फ लोकतंत्र है। ठीक है? आगे आते हैं कि दूसरा पॉइंट में है कि लोकतांत्रिक शासन में सत्ता उन लोगों के साथ साझा की जाती है जो इसके प्रभाव से प्रभावित होते हैं और जिन्हें इनके परिणामों के साथ जीना होता है। मतलब अब ये जो लोकतांत्रिक शासन है, इसमें सत्ता उन सारे लोगों के साथ बांटा जाता है जिन पे हम ये लोकतंत्र चलाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हम अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिए कि एक एक देश है, उसमें 100% लोग हैं, तो उसमें जो 20% वाले लोग हैं, उन पे भी तो हम लोकतंत्र लगा रहे हैं ना, तो उनको भी साथ में लेके चलना है। बात यहाँ यही बोला जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन में सत्ता उन लोगों के साथ भी साझा की जाती है जिन पे उनका प्रभाव पड़ता है। जब अगर कोई भी सत्ता की साझेदारी की ये पावर दिए हम किसी को, तो कोई रूल बन रहा है, तो उन लोग पे भी तो अप्लाई होगा। तो ऐसा रूल सिर्फ बना देंगे कि सिर्फ मतलब कि 80% वाले को फायदा हुआ, 20% वाला को ना फायदा हो, तो वो सही रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है? तो वही चीज है कि उनके लिए बनाया जाता है जिससे जो लोग इसमें प्रभावित होते हैं। अगला पॉइंट है, लोगों को यह अधिकार है कि उनके परामर्श लिया जाए
लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का शासन होता है और लोगों का जो शासन होता है तो लोगों का सीधा अधिकार है कि उनसे पूछा जाए कि उन पे कैसे शासन किया जाए। मतलब अब हम मान लेते हैं कि एक पार्टी है, एक एक व्यक्ति है, उनको हम लोग चुनाव देके जीता वोट देके जिता दिए। अब वो अपने हिसाब से ही सब कुछ कर रहे हैं, हमसे परामर्श ले ही नहीं रहे हैं, तो फिर उस पावर का, उनको पावर जो हम दिए हैं उसका फायदा क्या रहेगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज़ है। और चौथा पॉइंट है कि वैध सरकार वही है जिसमें नागरिक भागीदारी के माध्यम से व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी प्राप्त कर सके। मतलब सही शासक वही है, सही सरकार वही है जिसमें लोगों का भागीदारी हो, लोगों का हिस्सेदारी हो, उनको लगे कि हाँ हम देश के लिए, मतलब कि हमसे सारा चीज पूछ के किया जा रहा है, उनका भागीदारी साफ साफ दिखे। बात समझ में आया ना? अब आगे आते हैं कि चलिए हमको ये पता चल गया कि सत्ता की साझेदारी क्या है और इसका फायदा क्या क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है, फायदा क्या है। चलिए अब यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए हैं। तो अब बोलिए कि सर अब ये बताइए हमको कि सत्ता की साझेदारी करेंगे कैसे? मतलब सत्ता की साझेदारी तो समझ गए कि फायदा ये है, आप बहुत सारा फायदा गिना दिए इसके, लेकिन इसको किया कैसे जाएगा? तो सत्ता की साझेदारी को दो रूप से इसकी कार्य, सत्ता की साझेदारी की दो कार्यपालिका है, दो तरह से इसको सत्ता की साझेदारी को हम कर सकते हैं। पहला है क्षैतिज सत्ता साझेदारी, ठीक है? मतलब समझिएगा, क्षैतिज सत्ता साझेदारी। इसमें होता क्या है कि जो आधुनिक लोकतंत्र है, आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है, ठीक है? मतलब जैसे एगो अंग है, सॉरी, एगो पूरा बॉडी है, उसको अलग-अलग अंग, एगो पूरा बॉडी जो है अलग-अलग मिलके बनाया हुआ है, एक ही अंग मतलब एक ही अंग से पूरा बॉडी नहीं ना चल रहा है। वैसे ही सेम जो सत्ता है, उसको अलग-अलग अंग में विभाजित कर दिया गया है। मतलब एक-एक को पूरा पावर नहीं दे दिया गया है। सबका अलग-अलग पावर दिया गया है कि इसका जैसे सबको अलग-अलग काम दिया गया है। जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी है, तो हाथ का कुछ और काम है, दिमाग का कुछ और काम है, पैर का कुछ और काम है। वैसे ही जो सत्ता की साझेदारी है, इसमें जो पावर है, सबको अलग-अलग, सबका काम जो है अलग-अलग दिया गया है, ठीक है? अब तो कितना अंग है भाई, इसमें क्वेश्चन आता है ना कि सर ठीक है हम समझ गए कि सत्ता की साझेदारी का जो ये क्षैतिज सत्ता साझेदारी है, इसमें अलग-अलग लोगों को विभिन्न अंगों में विभाजित किया गया है सत्ता की साझेदारी को, ठीक है? सत्ता का विभाजन विभिन्न अंगों में किया गया है। तो इसके 3 अंग हैं, याद रखिएगा, और तीनों का अपना-अपना काम है, ठीक है? पहला अंग है विधायिका, जो कि कानून बनाता है, जितना भी देश में कानून बनता है, वो कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का, ठीक है? दूसरा है कार्यपालिका, कानून को लागू करता है, मतलब कानून को लागू करने का काम करता है कार्यपालिका। और तीसरा है न्यायपालिका, कानून की व्याख्या और न्याय करने के काम करता है, ठीक है? मतलब कानून को देखता है, जो कानून बन रहा है उस पे निरीक्षण करता है, देखते रहता है। अब समझते हैं कि अब ऐसे क्यों किया गया है भाई, कि 3 एक ही आदमी को दे देना चाहिए था। तो अगर एक ही आदमी को हम दे देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे तानाशाही बढ़ जाएगा, वो अपने मन से कुछ भी करेगा। बात समझ में आया? कोई भी कानून लाएगा, कुछ भी करेगा, ठीक है ना? उसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए इस ये जो तीनों भागों को बाँटा गया है, इसको बोला जाता है नियंत्रण और संतुलन, ठीक है? ये जो क्षैतिज विभाजन है, इसका दूसरा नाम नियंत्रण और संतुलन विभाजन भी है, ठीक है? जिसको चेक एंड बैलेंस बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि जितना भी प्रत्येक अंग है, 3 अंग हम आपको बताएँ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें जितना भी अंग है, एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। मान लीजिए कि जैसे अब जो विधायिका है, कोई एक कानून बनाई, अब वो कानून सही नहीं है, ठीक है? अब कानून विधायिका का काम है कानून बनाना। मान लीजिए कानून सही नहीं है, तो उस पे जो न्यायपालिका है, जो जज वाला सिस्टम है, जो कोर्ट वगैरह है, वो क्या करेगी, उस पे रोक लगा देगी कि नियम लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है? और जो कार्यपालिका है, उसका सीधा-सीधा काम है कि जो रूल बन गया उसको लोगों को फॉलो करवाना। बात समझ में आया ना? तो यही चीज़ है। तो अगर कानून सही नहीं है तो उसको न्यायपालिका क्या करती है, असंवैधानिक घोषित कर देती है, मतलब कि ये जो है सही नहीं है, ठीक है? ये कानून सही नहीं है, उसको रद्द कर दिया जाए। अब जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब किसके लिए काम करता है? विधायिका का। तो मतलब विधायिका बोल देगा कि ये रूल है, तो इसको फॉलो करवाना है, तो कार्यपालिका अपने काम में लग जाएगा, जैसे पुलिस वगैरह है, ठीक है? ये सब कार्यपालिका में आते हैं।
विधायिका में जितना भी मंत्री वगैरह हैं ये सब जो संसद में बैठते हैं वो सब विधायिका में आते हैं और जो कोर्ट वगैरह है सब ये किसमें आता है? ये सब आता है आपके न्यायपालिका में। अच्छा, इससे एक और फायदा है कि किसी को भी असीमित शक्ति नहीं मिल जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं मिल जाती, कोई भी अपना मनमाना नहीं कर सकता है। तो इसमें हम आपको बताएँ कि असीमित शक्तियों पर भी रोक है। यहाँ पे इस व्यवस्था को लाने से असीमित शक्ति पर रोक है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि कोई भी एक अंग असीमित शक्ति का प्रयोग ना कर सके। मतलब मान लीजिए कि कोई अपने मन का कोई कानून बना दिया, ठीक है? जैसे संसद है, एक कानून पास कर दी कि सभी लोगों को कोई भी सामान खरीदने पे 50% टैक्स देना है। अभी 50% टैक्स है वो अपने मन से लागू कर दिया। ये मतलब कि जनता फ्रेंडली तो है नहीं, जनता के लिए तो सही है नहीं और इस पे चेक करेगी जो हमारा कोर्ट है, मतलब जो न्यायपालिका है वो इसको चेक करेगी, देखेगी कि सही कानून नहीं है, असंवैधानिक कानून है तो इसको सीधे मना कर देगी। मतलब वो अपना मनमाना नहीं करने देगी उसको, ठीक है? अब इसका महत्व क्या है? तो अभी हम आपको बताएँ कि शक्ति संतुलन रहती है, बैलेंस बना रहता है, शक्तियों के बीच सबका बराबर-बराबर अपना-अपना काम रहता है। अगला महत्व है विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता है, वही चीज़ है। दूसरा है यह व्यवस्था लोकतंत्र की तानाशाही में बदलने से रोकता है। तानाशाही का मतलब होता है कि एक ही आदमी का बात चलना हमेशा, ठीक है? तो इससे कभी भी होगा ऐसा अगर हम सिस्टम कर देंगे, सबको अपना-अपना पावर दिए हुए रहेंगे, तो कभी भी तानाशाही बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ठीक है? और तीसरा होता है कि सभी अंग एक-दूसरे पर नज़र रखते हैं तो जिससे पारदर्शिता बनी रहती है कि जो भी काम हो रहा है एकदम लोगों के समक्ष हो रहा है, सबके समक्ष हो रहा है। ये नहीं कि पीछे-पीछे कोई रूल पास कर दी। समझ में आया ना? तो पारदर्शिता बनी रहती है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग भारत का ही, तो जो भारत में विधायिका है, जो विधायिका जिसको संसद बोलते हैं वो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो है इसे इसको लागू करता है, कोई भी कानून को लागू करता है और जो न्यायपालिका है कानूनों की समीक्षा करते हैं, मतलब कानून को देखता है कि कानून सही है कि नहीं है, इसको पारित होना है या फिर नहीं होना है, मतलब जितना भी गलत काम हो रहा है उसको देख-रेख करता है, ठीक है? तो ये है न्यायपालिका का। आज की वीडियो के लिए ही इतना ही, इसका अगला पार्ट जल्दी ही हम लेके आने वाले हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा-सा भी लगा हो कि हाँ, इस वीडियो से हमको समझ में आ गया है, टॉपिक पूरा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है, तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है, जल्दी समझ में नहीं आता है, तो उनको भी समझने में आसानी हो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।